नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। वैसे तो हमने आखिरी लेक्चर में लेक्चर नंबर 23 में ये कहा था कि फिजिकल ज्योग्राफी की जो क्लाइमेटोलॉजी की सीरीज है वो वहां पे खत्म हो जाती है, जिसमें कि हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। बट देर इज वन वेरी वेरी स्मॉल टॉपिक जो कि बच जाता है, जिसका नाम है एंटी साइक्लोन्स। एंड जस्ट बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क्स, मैं ये वाला टॉपिक भी आपके साथ कवर कर रहा हूं। लेकिन बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू गिव यू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर कि पिछले 8 ईयर्स में एंटी साइक्लोन्स को लेकर ना तो क्वेश्चन पीटी में पूछा गया है और ना ही ये कोई क्वेश्चन मेंस में इसको लेकर पूछा गया है। अगर हम इसकी एग्जाम रेलेवेंस की बात करें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कि कितने सवाल इसमें से पूछे गए हैं, तो पिछले 8 ईयर्स में 0 क्वेश्चंस हैं जो कि एंटी साइक्लोन्स के टॉपिक में से पूछे गए हैं। बट बिकॉज हमने साइक्लोन्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक को काफी डिटेल में कवर किया है, मैं नहीं चाहता कि हम एंटी साइक्लोन्स के छोटे से टॉपिक को मिस आउट करें। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी स्मॉल वीडियो जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे एंटी साइक्लोन्स क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, किस किस तरह के वेदर और सरफेस कंडीशंस, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं जो कि एंटी साइक्लोन्स पैदा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एंड एनीवेयर एल्स एज वेल। ऑल्सो बताना चाहूंगा, अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन खबर लेकर आने वाली है। जुड़े रहिए हमारे साथ। वी विल बी वेरी वेरी सून कमिंग आउट विद अ वेरी वेरी अमेजिंग न्यूज फॉर ऑल यू गाइज, और इसको आप फॉलो करना ना भूलें। राइट। सबसे पहले तो एंटी साइक्लोन्स को जान लेते हैं। जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है, दे आर जस्ट ऑपोजिट टू दी साइक्लोन्स। ऑब्वियसली एंटी साइक्लोन्स मतलब कि साइक्लोन्स का उल्टा। साइक्लोन्स में हमने क्या देखा था? साइक्लोन्स में हमने देखा था सेंटर पे होता है लो प्रेशर और बाहर जाकर के होता है हाई प्रेशर। राइट, वी सॉ दिस। तो बाहर से आपकी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं जाती हैं। इस तरीके से आपकी जो हवाएं हैं वो इनवर्ड्स को फ्लो करती हैं। राइट, ये सारा का सारा हमने देखा था साइक्लोन्स के केस में। फिर भले वो आपका टेम्परेट साइक्लोन्स हो, फिर भले वो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हो। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं एंटी साइक्लोन्स की, इसमें एग्जैक्टली उल्टा होता है। हाई प्रेशर जो है वो अंदर होता है और बाहर आपको देखने को मिलता है लो प्रेशर। जस्ट द ऑपोजिट ऑफ द साइक्लोन्स। हाई प्रेशर से लो प्रेशर आपकी हवा जो है वो बाहर को जाएगी। इस तरीके से हवा जो है वो इस केस में बाहर को जाती है। और जो भी हमने उसके केस में देखे थे, साइक्लोन्स के केस में हमने एक और चीज को देखा था जो कि आपको याद दिलवा दूं। साइक्लोन्स में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है एंटी क्लॉकवाइज। सदर्न हेमिस्फेयर में डिफ्लेक्शन देखने को मिलती है, दैट इज क्लॉकवाइज। सिमिलरली एंटी साइक्लोन्स के केस में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आपको देखने को मिलेगी क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फेयर में आपको देखने को मिलेगी एंटी क्लॉकवाइज। बस ये आपकी सिंपल सी बात है। यही चीजें हमने यहां पे लिखी हुई हैं कि दे आर जस्ट ऑपोजिट टू साइक्लोन्स, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दे आर सेंटर्स ऑफ हाई प्रेशर। और इसमें क्या है? दे आर सराउंडेड बाय आइसोबार्स हैविंग डिक्रीजिंग प्रेशर आउटवर्ड। तो इसमें आपका जो प्रेशर है ये बाहर को कम होता है। एयर सर्कुलेशन इज फ्रॉम सेंट्रल लो प्रेशर टुवर्ड्स द पेरिफेरी इन सच अ वे दैट एयर ब्लोज आउटवर्ड्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड एंटी क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फेयर। ये चौथी चीज आपको ये ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट फिर से ऑपोजिट टू साइक्लोन्स, सेंटर ऑफ हाई प्रेशर, जैसे जैसे बाहर जाएंगे प्रेशर कम होगा। एंड चौथा पॉइंट है कि इसमें आपकी सर्कुलेशन जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज होती है, सदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज देखने को मिलती है। बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स, अगेन जो फैक्टर वहां पे कोरियोलिस फोर्स का था वो फैक्टर यहां पर भी देखने को मिलता है। ब्लोइंग विंड्स आर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ्स। और ये भी आपको बता दिया मैंने कि राइटवर्ड होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, लेफ्टवर्ड होता है सदर्न हेमिस्फेयर में। वहीं से इसको इसका सर्कुलर विंड ब्लोइंग सिस्टम देखने को मिलता है। तो जिस तरीके से हमारे साइक्लोन्स में वैसे तो हवा बाहर से अंदर आती है, लेकिन इफेक्टिवली हमें जो विंड ब्लोइंग सिस्टम देखने को मिलता है वो सर्कुलर होता है बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। सिमिलरली हमें एंटी साइक्लोन्स में भी जो विंड ब्लोइंग सिस्टम है वो सर्कुलर ही देखने को मिलता है थैंक्स टू द कोरियोलिस फोर्स। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पे ध्यान रखना है, डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द सेंटर एंड द पेरिफेरी ऑफ द साइक्लोन रेंजेस बिटवीन 10 to 20 मिलीबार। कभी कभार ये ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये भी आपको मैंने बताया था कि जब भी आप इस तरह का डायग्राम बनाते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कहीं ऐसा ना कर दें कि जो बाहर का प्रेशर है और जो अंदर का प्रेशर है इसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा दिखा दें। जो आपका डेल्टा पी है इस केस में इट शुड नॉट बी वेरी वेरी हाई। ये एक ऐसी रेंज में होना चाहिए जो कि सुनने में देखने में रियलिस्टिक हो, यानी कि 20 MB के आसपास की रेंज में आपका होना चाहिए। उससे ज्यादा अगर आपका होगा तो इट विल फील कि ये जो है आपने बहुत ही अनरियलिस्टिक डायग्राम यहां पे बना दिया है। राइट, सो यहां पर आप देख सकते हैं डेल्टा पी कितना है। यहां पर डेल्टा पी मात्र 12 MB का है। और ये भी आपको मैंने बताया कि मोटा मोटा डेल्टा पी जो है वो 10 से 20 मिलीबार के बीच में रहता है। कभी कभार वो 35 मिलीबार के आंकड़े को टच कर जाता है।
अगर हम इसके एक्सपेंशन की बात करें, दे आर मच लार्जर इन साइज एंड एरिया देन द टेम्परेट साइक्लोन्स एज द डायमीटर इज 75% लार्जर देन दैट ऑफ द लैटर। दोस्तों टेम्परेट साइक्लोन्स या फिर हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करें, आप भी इस चीज को समझते हैं कि ये क्या है, ये इंस्टेबिलिटी को लेकर आते हैं, तभी तो बारिश लेकर आते हैं। अब एंटी साइक्लोन्स इंस्टेबिलिटी को नहीं लेकर आते हैं, साइक्लोन्स किसको लेकर आते हैं, इंस्टेबिलिटी को लेकर आते हैं। और एंटी साइक्लोन्स के फिर किसको लेकर आएंगे, एंटी साइक्लोन्स स्वाभाविक सी बात है कि ये लेकर आएंगे स्टेबिलिटी को। क्लियर नाउ, क्योंकि ये स्टेबिलिटी को लेकर आते हैं इसीलिए ये बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं। आपके जो टेम्परेट साइक्लोन्स है छोटा एरिया कवर करते हैं, एंटी साइक्लोन्स बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं, 75% लार्जर देन दैट ऑफ द लैटर। और टेम्परेट एंटी साइक्लोन्स इतने एक्सटेंसिव होते हैं दैट अ सिंगल एंटी साइक्लोन कवर्स नियरली हाफ ऑफ द यूएसए। इनफैक्ट यूएसए हुआ, कनाडा हुआ, और आपका बहुत बड़ा जो यूरेशियन कॉन्टिनेंट का पार्ट है, जो कि यूरोप और एशिया का जो सेंटर का पार्ट आता है, जहां पे रशिया भी आता है, उसके बाद कई सारी सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज आती हैं, वहां पर भी आपको एंटी साइक्लोन्स का जो एक्सपेंस है वो काफी देखने को मिल जाता है। अगर इसकी मूवमेंट की बात करें तो जैसे हमने साइक्लोन्स में देखा था कि उनकी मूवमेंट तो बेसिकली प्लैनेटरी विंड्स या फिर परमानेंट विंड्स से निर्धारित हो रही थी, एंटी साइक्लोन्स के केस में ऐसा नहीं है। इनका जो ट्रैक है ये हाईली वेरिएबल होता है और बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल भी होता है, और ये बहुत ही धीरे मूव करते हैं एंड देन दे बिकम स्टेशनरी ओवर अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर अ फ्यू डेज। इनकी जो एवरेज वेलोसिटी है ये 30 to 50 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है, जो कि अपने आप में काफी कम है, और इसीलिए इनकी मूवमेंट उतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती है। अगर इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एंटी साइक्लोन्स पैदा कैसे होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि असल में एंटी साइक्लोन्स कौन से इलाके में देखने को मिलते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये वाला आपका प्रेशर बेल्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि हम लोग पहले डिस्कस करके आए थे, करेक्ट है। इसमें हमने आपको क्या बताया था कि ये आपकी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, उसके बाद हमने आपको बताया कि ये आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, देन वी टोल्ड यू दिस इज द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, एंड देन फाइनली वी हैव द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। सेम फिनोमिना हमें इधर देखने को मिलेगा, यहां पर आपकी ये वाली जो है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है, ये वाली आपकी सब पोलर लो प्रेशर की बेल्ट है, और ये वाली आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की बेल्ट है। अब कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, हमने देखा कि एंटी साइक्लोन आर सेंटर्स ऑफ हाई प्रेशर। यहां पर आपको हाई प्रेशर कहां कहां देखने को मिल रहा है, यहां पर आपको हाई प्रेशर देखने को मिल रहा है, एक तो यहां पर और एक यहां पर। सिमिलरली अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पर और एक आपको यहां पर। दोनों के हाई प्रेशर्स में क्या आपको कॉमन पॉइंट देखने को मिल रहा है, दोनों हाई प्रेशर्स में कॉमन पॉइंट यह है कि हवा जो है वो ऊपर से नीचे को सिंक करती है, हवा जो है वो ऊपर से नीचे को सिंक करती है, राइट। ये एक आपको कॉमन पॉइंट यहां पर देखने को मिल रहा है। क्लियर है बात। इसी बेसिस पे आपको समझ आएगा इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, इसी बेसिस पे समझ आएगा कि इसकी अलग अलग किस्में कौन सी हैं। एंटी साइक्लोन्स आर ओरिजिनेटेड या तो डिसेंट ऑफ ईदर पोलर कोल्ड एयर या फिर वार्म ट्रॉपिकल एयर मास। तो या तो आपका पोलर कोल्ड एयर से की डिसेंट से पैदा होते हैं, ये देखिए ये आपकी पोलर कोल्ड एयर है और ये आपकी ट्रॉपिकल वार्म एयर है, दोनों की डिसेंट से ही एंटी साइक्लोन्स पैदा होते हैं। Thus, we can say कि anticyclones are high pressure systems and more common in the subtropical high pressure belt and the polar high pressure belt where the air is sinking from upper troposphere to lower troposphere, but they are practically absent in the equatorial regions, क्योंकि equatorial region में तो हवा जो है वो ऊपर को जा रही है, right? और वैसे भी हमने डिस्कस भी किया था कि जब आपकी हवा सिंक करती है वहीं पर हाई प्रेशर फॉर्म होता है। आपको मैंने सारी कहानी समझाई हुई है प्रेशर बेल्ट्स के चैप्टर में कि किस तरीके से हवा जब ऊपर से नीचे आती है तो हाई प्रेशर को क्रिएट करती है, किस तरीके से हवा ऊपर को नीचे आती है तो हाई प्रेशर क्रिएट करती है। हाँ, हमने ये भी देखा था कि जो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है ये थर्मली बनती है, और हमने ये भी देखा था कि जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है ये एडियाबैटिकली बनती है। ये चीज भी हमने देखी थी, हमने इसको इनफैक्ट ये भी कहा था कि ये थर्मली इनडायरेक्ट बेल्ट है और ये वाली थर्मली डायरेक्ट बेल्ट है। मैं सारी की सारी बातें आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं सो दैट आपकी थोड़ी पुरानी चीजें भी याद हो जाएं, राइट। यही दो जगहें होती हैं जहां पर आपके एंटी साइक्लोन्स पैदा होते हैं। Formation of anticyclonic condition at the polar high pressure belts is a thermal phenomena as these belts are thermally direct, whereas formation of anticyclonic conditions at subtropical high pressure belt is a dynamic phenomena as these are thermally indirect. इसीलिए anticyclones of पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स इनको थर्मल एंटीसाइक्लोन्स कहा जाता है एंड एंटीसाइक्लोन्स ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इनको डायनेमिक एंटीसाइक्लोन्स कहा जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये हमने बताया आपको थर्मली डायरेक्ट है और ये आपकी थर्मली इनडायरेक्ट है, या फिर एक और भाषा में भी इसको कह सकते हैं कि ये आपकी डायनेमिक भी आप इसको बोल सकते हैं। और ये
इसीलिए थर्मल एंटी साइक्लोन्स पोलर एरियाज में, डायनेमिक एंटी साइक्लोन्स आपको सब ट्रॉपिकल एरियाज में देखने को मिल जाते हैं। इसी बेसिस पे आपकी टाइप्स ऑफ एंटी साइक्लोन्स को डिटरमाइन करवाया गया है। कोल्ड एंटी साइक्लोन्स, वार्म एंटी साइक्लोन्स, कोल्ड वाले हो गए थर्मल, ये देखिए यहां पर ये आपका कोल्ड एरिया था तो यहां पर थर्मल हो गए। उसके बाद वार्म वाले हो गए डायनेमिक, ये आपका वार्म एरिया था, यहां पर आपको डायनेमिक देखने को मिल जाते हैं। फाइनली एक और किस्म होती है ब्लॉकिंग एंटी साइक्लोन्स की, उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। एक बार फिर से देख लीजिए, कोल्ड एंटी साइक्लोन्स, anticyclones which are formed above the cold polar regions due to sinking of air are cold anticyclones. पोस्ट द सब्सिडेंस ऑफ एयर, एयर आउटफ्लोस, जब एयर नीचे आती है तो एयर क्या करती है, एयर आउटफ्लो करती है। ये देखिए एयर यहां पे जब नीचे आई, ऊपर से जब एयर जो है वो नीचे आई तो इसने आउटफ्लो किया, ऊपर से एयर जब नीचे आई तो इसने आउटफ्लो किया। सिमिलरली आप अगले में भी देख सकते हैं कि वार्म एंटीसाइक्लोन्स में एंटीसाइक्लोन्स फॉर्म्ड अबव द वार्म सब ट्रॉपिकल रीजन्स ड्यू टू सिंकिंग ऑफ एयर फ्रॉम अपर ट्रोपोस्फेयर टू लोअर ट्रोपोस्फेयर एंड कॉन्सिक्वेंट डाइवर्जेंस ऑफ एयर आर कॉल्ड एज वार्म एंटीसाइक्लोन्स। ये देख लिया आपके सामने है, यहां पर भी एयर ऊपर से नीचे आई और डाइवर्जेंस करी, यहां पर भी एयर ऊपर से नीचे आई और डाइवर्जेंस करेगी। ये दोनों के दोनों एरियाज में आपके एंटीसाइक्लोन्स पैदा हो रहे हैं। ये एरिया में, ये एरिया में, ये एरिया में और ये एरिया में है दो ही इलाके, दोनों अगर हम हेमिस्फीयर्स को मान लेंगे तो कुल मिला के 4 इलाके बन जाते हैं। राइट नाउ एक बच जाता है ब्लॉकिंग एंटीसाइक्लोन्स। ब्लॉकिंग एंटीसाइक्लोन्स बेसिकली इस तरह के साइक्लोन्स होते हैं जो कि पैदा होते हैं ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयर सर्कुलेशन इन द अपर ट्रोपोस्फेयर। बेसिकली क्या है कि ऑलरेडी आपकी एयर सर्कुलेशन चल रही होती है, उसी चलती हुई एयर सर्कुलेशन को अगर कोई एंटी साइक्लोन आकर के ऑब्स्ट्रक्ट करे उसको कहा जाता है ब्लॉकिंग एंटी साइक्लोन्स। क्योंकि वो उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है इसीलिए उसको ब्लॉकिंग एंटी साइक्लोन्स का नाम दिया गया है। दे डेवलप ओवर द मिड लैटिट्यूड्स, दे आर कॉल्ड द ब्लॉकिंग एंटी साइक्लोन्स बिकॉज दे ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स इन द मिड लैटिट्यूड्स। बिकॉज दे किसी और एयर सर्कुलेशन को ब्लॉक कर रहे हैं इसीलिए इसको ब्लॉकिंग साइक्लोन्स कहा जाता है, एंटी साइक्लोन्स कहा जाता है। एक ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इनकी जो डेवलपमेंट है ये केवल और केवल मिड लैटिट्यूड्स के ऊपर देखने को मिलती है। यदि आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल होता तो हम काफी डिटेल में इसको समझाते। इसका लेना देना असल में जेट स्ट्रीम्स के साथ भी है, बट वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट मच डिटेल। केवल आपको मैंने ब्रीफ आइडिया दिया है कि ब्लॉकिंग एंटी साइक्लोन्स किसी एग्जिस्टिंग एयर सर्कुलेशन को ब्लॉक कर रहे होते हैं। अब हमने सब कुछ जान लिया है कि एंटी साइक्लोन्स कहां पैदा होते हैं, किस किस तरह के होते हैं और इसमें आपको कंडीशंस क्या देखने को मिलती हैं। अब आप खुद बताइए कि जब कोई इस तरह का वेदर फिनोमिना होगा जिसमें कि हवा ऊपर से आकर के नीचे को डाइवर्ज कर रही होगी तो उसमें स्टेबिलिटी होगी या इनस्टेबिलिटी होगी। मैंने आपको बता दिया था कि एंटी साइक्लोन्स में हमें स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, इनस्टेबिलिटी हमें यहां देखने को मिलती है। इसीलिए यहां पर क्या होता है, इनस्टेबिलिटी के केस में यहां पर क्या होता है, यहां होती है रेनफॉल। लेकिन स्टेबिलिटी के केस में यहां पर आपको एकदम क्लियर स्काई देखने को मिलेगा, ना रेनफॉल, ना तूफान, ना आंधी। क्लाउडलेस, विंडलेस, रेनलेस कंडीशंस कहा जाता है ज्योग्राफी टर्म्स में, आप यहां पे देख सकते हैं। एंटी साइक्लोन्स टेंड टू प्रोड्यूस फेयरली यूनिफॉर्म वेदर। विंड्स जो है वो डिसेंड करती हैं फ्रॉम अबव एट द सेंटर एंड दस वेदर बिकम्स क्लियर एंड रेनलेस बिकॉज द डिसेंडिंग विंड्स cause the atmospheric stability. Sinking of the air जो है in the center of the anticyclone is compressed as it sinks, और जब आपकी एयर कंप्रेस होगी, सिंक होगी तो क्या होगा, वो बेसिकली वार्म हो जाती है। और हम भी जानते हैं कि अगर किसी भी एयर के टुकड़े को बारिश करवानी है तो क्या होगा, कूलिंग, कंडेंसेशन, क्लाउड फॉर्मेशन, तब जाके रेनफॉल। और यहां पर आपकी एयर ऊपर जानी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पर दोस्तों आपकी एयर नीचे आ रही है। ऊपर जाने से एयर ठंडी होती है, नीचे आने से एयर गर्म होती है, और यही फिनोमिना यहां देखने को मिलता है। क्योंकि गर्म होती है इसमें आपको प्लेंटी ऑफ वाटर वेपर देखने को मिल जाता है, लेकिन क्लाउड फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलती। बिकॉज क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होती इसीलिए क्लाउडलेस भी कहा जाता है। एंटी साइक्लोन्स में आपको क्लाउडलेस, विंडलेस और रेनलेस कंडीशंस देखने को मिलते हैं। और मैंने आपको बताया भी है कि जो वेदर ऑफ कनाडा, यूएसए और यूरेशिया है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंटली अफेक्टेड बाय एंटी साइक्लोन्स। बट वंस अगेन एक और चीज बोलना चाहूंगा कि हमने इसको समझ तो लिया है, यूपीएससी ने आज दिन तक पिछले 8 सालों में कोई सवाल इसको लेकर नहीं पूछा है। एंड 8 साल में इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज 8 साल के पेपर मैंने देखे हैं, उसके पहले भी हो सकता है ना पूछा हो, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट सिंस 2013 इसको लेकर सवाल नहीं पूछा गया है। दोस्तों इसी के साथ इस पर्टिकुलर चैप्टर को यहां पर समाप्त करता हूं।
फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग अपनी यूपीएससी की तैयारी को अनअकैडमी से करना चाहते हैं तो ये वाले प्राइस में आपको ये वाला पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। इसमें भी आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे अगर आप लोग अनि यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आपको अनि यूपीएससी कोड इस्तेमाल करने में ये सारे के सारे फायदे भी मिलने वाले हैं। मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप मेडिटेशन एंड बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। ये लेटेस्ट प्राइसेस हैं जो कि आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, तो जल्दी कीजिए और इस सब्सक्रिप्शन को परचेज कर लीजिए। साथ ही में ये लेटेस्ट बैचेस हैं जो कि आपके लिए अवेलेबल करवाए जाएंगे। 29 दिसंबर को शुरू होने वाले हैं। 22 और 23 के विद्यार्थियों के लिए अलग रूप से बैचेस को शुरू करवाया जाएगा। इसके साथ में इस रविवार के दिन आपको हिस्सा लेना है कॉम्बैट में, जिसमें यू हैव टू यूज द रेफरल कोड ANI UPSC सो दैट आपको स्कॉलरशिप मिल सके। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।